नेपाल में आई इस भयानक बाढ़ की तस्वीरें देखकर शायद आपको लगा होगा कि कई दिनों की भारी बारिश के कारण इतनी तबाही हुई, लेकिन कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पहले नदी का रास्ता रोक दिया और फिर अचानक उसी पानी को एक खतरनाक लहर बनाकर नीचे छोड़ दिया। और सबसे चिंता की बात, खतरा शायद अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। आखिर नेपाल में इतनी भयानक बाढ़ आई कैसे? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। 26 अगस्त की सुबह हिमालय के ऊंचे इलाके में ग्लेशियर यानी हिमनद का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिरा। उसके साथ सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें, मिट्टी और भारी मात्रा में मलबा भी तेजी से घाटी की तरफ आया। नीचे आते आते ये एक विशाल आइस रॉक एवलांच में बदल गया। लेकिन असली बात अभी शुरू नहीं हुई थी। पहाड़ से नीचे आया भारी मलबा नदी के रास्ते में जमा हो गया और उसने पानी का बहाव रोक दिया। इसे आसान उदाहरण से समझिए। बहते पानी के सामने अचानक मिट्टी और पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी जाए तो पानी पीछे जमा होने लगेगा। यहाँ भी यही हुआ। बर्फ, मिट्टी और चट्टानों ने नदी के बीच एक टेम्पररी नेचुरल डैम जैसा बैरियर बना दिया और उसके पीछे पानी लगातार जमा होने लगा। लेकिन ये कोई मजबूत कंक्रीट डैम नहीं था। ये सिर्फ मिट्टी, बर्फ और पत्थरों से बना एक कमजोर बैरियर था। जितना ज्यादा पानी जमा हुआ उस पर प्रेशर उतना ही बढ़ता गया। यानी पहाड़ों के बीच एक तरह का टिकिंग टाइम बॉम्ब तैयार हो चुका था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी का दबाव बढ़ने पर नेचुरल बैरियर कमजोर पड़ा और जैसे ही इसका हिस्सा टूटा, पीछे जमा पानी पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं था, इसके साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़, मिट्टी और भारी मलबा भी बह रहा था। यानी नीचे की तरफ पानी और मलबे की एक विशाल लहर दौड़ रही थी, जिसने रास्ते में आने वाली सड़कों, पुलों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस फ्लड की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिशूली रिवर सिस्टम में कुछ जगहों पर पानी का स्तर करीब आधे घंटे में लगभग 9 मीटर तक बढ़ने की बात सामने आई। यानी लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। लोगों के पास संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए बेहद कम समय था। लेकिन इस डिजास्टर में एक और मिस्ट्री सामने आई। साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट्स में वाइब्रेशन रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या किसी अर्थक्वेक की वजह से ग्लेशियर टूटा था। लेकिन बाद की साइंटिफिक असेसमेंट में संभावना सामने आई कि ये वाइब्रेशन खुद इतने बड़े आइस और रॉक कोलैप्स की वजह से पैदा हुई हो सकती थी। यानी घटना इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी वाइब्रेशन जमीन में भी रिकॉर्ड हो गई। अब सवाल है, क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है? इस एक घटना को सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ना अभी सही नहीं होगा। एग्जैक्ट ट्रिगर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। लेकिन हिमालय में बढ़ता टेम्परेचर, पीछे हटते ग्लेशियर्स और पहाड़ों की बदलती स्टेबिलिटी भविष्य के लिए चिंता जरूर पैदा करती है। अब अगर आपको लग रहा है कि फ्लड आ गई और कहानी खत्म हो गई, तो यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। खतरा शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस डिजास्टर के बाद मलबे की वजह से कुछ जगहों पर नदी का फ्लो दोबारा रुकने और टेम्पररी बैरियर लेक्स बनने जैसी स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर ऐसे किसी कमजोर डिब्री बैरियर के पीछे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए और वो अचानक टूट जाए, तो नीचे की तरफ एक और फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए इन रिवर्स और टेम्पररी बैरियर्स पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। तो पूरी कहानी सिर्फ इतनी सी चेन में समझिए। ग्लेशियर टूटा, मलबा नीचे आया, नदी रुकी, नेचुरल डैम बना, पानी जमा हुआ, बैरियर टूटा और फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। नेपाल की ये घटना दिखाती है कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर होने वाला एक कोलैप्स भी कुछ ही समय में नीचे बसे इलाकों के लिए बड़ी डिजास्टर बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खतरा पूरी तरह टल चुका है? ऐसी बड़ी खबरों के पीछे की पूरी कहानी आसान भाषा में जानने के लिए नेक्स्ट वायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।